फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल लर्न विद अंशिता। सबसे पहले तो मैं आप सभी को अपने दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, थैंक्स कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को बहुत अच्छे ही व्यूज़ मिल रहे हैं, लाइक्स मिल रहे हैं, कमेंट मिल रहे हैं और सब मुझे ये भी बता रहे हैं कि मैं आगे किस तरीके की वीडियोस बनाऊँ। यानी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है जो कि बहुत ही कम समय में मिला है। एज वेल एज मेरे फेसबुक पेज पे भी बहुत सारे लाइक और फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। लोगों को मेरे डाले गए कोट्स, पिक्चर्स और इमेजेस अच्छे लग रहे हैं, तो इसलिए मैं आप सभी को थैंक्स कहना चाहती हूँ और मैं ये प्रॉमिस करती हूँ कि मैं जिस काम को कर रही हूँ उसको काफी अच्छे से करूंगी और आप लोगों को स्पीच एंड हियरिंग साइंस को समझने में हेल्प करूंगी। तो अब आते हैं हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन में। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। बेसिकली ये जो टर्म है शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप, ये ऐसा कहीं भी नहीं है कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अगर आप डिसेबिलिटी फील्ड में हैं, अगर आप विकलांगता के क्षेत्र में कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो उसमें ये टॉपिक मस्ट है। ये टॉपिक आता ही आता है, चाहे क्वेश्चन पेपर में कह लो, चाहे प्रैक्टिकल बेसिस पे कह लो और चाहे आप कह लो 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर के क्वेश्चंस में ये टॉपिक जो है वो आता ही आता है। तो यू शुड नो। और प्रैक्टिकली बेस्ड भी देखो तो आपको ये टर्म पता होना चाहिए, तभी आप इस फील्ड में काम कर सकते हो। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन में सबसे पहले एक पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, वो है क्रिटिकल पीरियड या क्रिटिकल एज, या हिंदी में जिसे बोलते हैं क्रांतिक काल। आप सभी ने सुना होगा कि जब हम कोई शरारत करते हैं, शैतानियां करते हैं या गलतियां करते हैं तो हमारे बड़े में क्या कहते हैं, बच्चे हो क्या जो इस तरीके की चीजें कर रहे हो। या फिर कई बार होता है कि कोई नई चीज हमें सीखने में कठिनाई हो रही है, हम जिस एज में अभी हैं, तो हम अक्सर सोचते हैं यार बच्चों वाली चीजें सीख रहे हैं। क्यों? हर चीज सीखने का संबंध बच्चों से ही क्यों होता है? क्योंकि जब कोई बच्चा जन्म लेता है उसके बाद से ही उसका सीखने का टाइम पीरियड शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने, रिसर्चर्स ने अपने अपने हिसाब से एज बताई है, लेकिन ज्यादातर जिन लोगों ने एक ही मत को मानित किया है वो है 0 to 5 ईयर्स, अर्थात जन्म से लेके 5 वर्ष तक का जो समय है उसको इन्होंने क्रिटिकल एज या क्रांतिक काल या क्रिटिकल पीरियड में रखा। क्यों? जब बच्चा जन्म लेता है उसी के साथ साथ उसके सभी प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं। सभी प्रकार के डेवलपमेंट यानी विकास में क्या क्या आएगा? शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट यानी सामाजिक एंड संवेगात्मक विकास। नेक्स्ट आता है आपका कम्युनिकेशन डेवलपमेंट या संप्रेषण का विकास, या इसके अंतर्गत आपका स्पीच एंड हियरिंग दोनों आता है। तो ये सारे विकास, ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम तक आपका फिजिकल डेवलपमेंट होगा उसके बाद स्पीच एंड लैंग्वेज स्टार्ट होगा, नहीं, सारे डेवलपमेंट एक साथ बढ़ते हैं। एक साथ बच्चा सारी चीजों को सीखता है, एक साथ उसके सारे एरियाज डेवलप होते हैं। यानी अगर हम कोई एक एज लेते हैं 1 साल की, तो फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होगा, बच्चा 1 साल तक चलना शुरू कर देता है। उसी तरीके से स्पीच एंड हियरिंग में वो एक शब्द बोलने लग जाता है, अर्थ जिसका निकलता है वो एक शब्द बोलने लग जाता है, वो मम्मी पापा बाबा कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरीके से सारे डेवलपमेंट्स एक साथ शुरू होते हैं और इस विकास की दर सबसे ज्यादा होती है 0 to 5 ईयर्स में। उसके बाद ऐसा नहीं विकास बंद हो जाता है, उसके बाद भी विकास होता है, लेकिन विकास की दर क्या होता है, सीमित हो जाती है, विकास की दर धीमी हो जाती है, विकास की दर स्लो हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर किसी बच्चे को जन्म से विकलांगता होती है, कंजेनाइटल डिसेबिलिटी है, जन्म से ही उसको किसी न किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो उसका जो ये क्रिटिकल पीरियड यानी जो उसका सीखने का समय है, कह सकते हो अपॉर्चुनिटी, अवसर प्राप्त करने का समय है, वो कहीं ना कहीं छूट जाता है, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, या उस अवसर का वो पूरा लाभ नहीं उठा पाता। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में किसी न किसी प्रकार की समस्या है। वो समस्या शारीरिक हो सकती है, सुनने की हो सकती है, बोलने की हो सकती है, चलने फिरने की हो सकती है, समझने की हो सकती है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो सकती है। तो इन शॉर्ट क्रिटिकल पीरियड क्या होता है, 0 to 5 वर्ष तक का वह समय जिसके अंतर्गत हमारे सभी प्रकार के विकास, संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक, स्पीच एंड लैंग्वेज यानी वाणी व भाषा, सभी प्रकार का विकास यानी हमारे शरीर का सर्वांगीण विकास होता है। अगर इस विकास की अवधि में बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई हानि, कोई विकलांगता हो जाती है तो उसका सीधा प्रभाव कहाँ पड़ता है, बच्चे की ग्रोथ पे, बच्चे के विकास पर। उसका सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है, बच्चे के विकास पे। बच्चे के विकास की दर सीमित हो जाती है, अपने उम्र के अन्य बच्चों के मुकाबले में वह पिछड़ जाता है। तो अभी हमने सबसे पहले क्रिटिकल एज का पीरियड क्यों डिस्कस किया, क्योंकि अर्ली आइडेंटिफिकेशन का मतलब ही यही है कि शीघ्र पहचान करनी है तो इस 0 to 5 ईयर्स के अंदर ही करो। क्यों करो?
क्या जरूरत है, नीड क्या है, आवश्यकता क्या है। बहुत सारे जो हमारे विकास हैं वो ज्यादातर, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 0 to 5 ईयर्स के बीच में ही होते हैं। तो अगर इसी बीच में हम किसी भी बीमारी, किसी भी विकलांगता, शरीर की किसी भी कमी को पहचान जाते हैं, और पहचानने के बाद ऐसा नहीं है पहचान करके बैठ गए, हाँ हमें पता चल गया जी हमारा बच्चा 2 साल का है और हमें पता चल गया जी वो सुन नहीं सकता आवाजों को, बैठ गए, इससे कुछ नहीं होगा। इसके बाद शीघ्र निवारण, यानी जितनी जल्दी बीमारी पता चले उतनी जल्दी उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें, तो बहुत हद तक ये हो सकता है कि हम बच्चे को सामान्य स्तर तक ला सकते हैं। बहुत बड़ी बात है ये कि एक विकलांग पिछड़े हुए बच्चे को या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को इस स्तर पे ले आना जब उसे किसी की आवश्यकता ही नहीं है, वो आत्मनिर्भर है। तो ये तभी संभव है जब ये जो दोनों टर्म्स है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन, सफल हो, इसके सक्सेस हो, तभी हम बच्चे को सामान्य स्तर तक ला सकते हैं। कई बार होता है कि हम शीघ्र पहचान कर लिए, निवारण नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं पहचान करने के बाद भी जो अवसर प्राप्त होना वो अवसर छूट जाता है। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, शीघ्र पहचान हम कैसे करें, किस प्रकार से करें। सबसे पहला होता है, बेसिक होता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का तात्पर्य है कि हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि समस्या है या नहीं, उपस्थित है या नहीं, कितनी है, किस क्षेत्र में है, कितने अंगों को प्रभावित कर रही, वो बात की बात है। अभी सिर्फ स्क्रीनिंग में हमें ये पता करना है कि समस्या है या नहीं है। इसके लिए क्या हो सकता है, जितने भी सरकारी प्राइवेट अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में जन्म लेने वाले सभी बच्चों का जन्म के तुरंत बाद स्क्रीनिंग होनी चाहिए। सरकार द्वारा ये हो भी रहा है। बहुत सारे प्राइवेट अस्पतालों में तो इसका एक पूरा पैकेज है जिसके अंतर्गत बच्चे के जन्म लेने के तुरंत बाद उसकी सारी प्रकार की जांच होती है, चाहे वो हार्ट रेट हो, चाहे आंखों का टेस्ट हो, चाहे शरीर की मसल्स और मांसपेशियों की घनत्व कितना है उसकी जांच हो, कानों के सुनने की जांच हो, सारी प्रकार की जांच होती है। तो बेसिकली ये एक स्क्रीनिंग प्रोसीजर है जिसके अंतर्गत, जिससे बच्चा गुजरता है। और इसके अंतर्गत अगर कहीं भी हमें लगता है कि कोई समस्या आ रही है तो उसके बाद हम बच्चे को कुछ दिनों बाद फिर से बुलाते हैं, फॉलो अप, उसको हम फिर से बुलाते हैं उसी जांच को करने के लिए। और अगर फिर भी वो जांच लग रहा है कि वो जांच सफल नहीं हुई और बच्चे को उस एरिया में फिर से दिक्कत आ रही, तब हम उसका प्रॉपर क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, यानी उसकी पूर्ण रूप से सभी मशीनरी के द्वारा जांच करते हैं और हम पता करते हैं कि क्या समस्या है। एक उदाहरण देना चाहूंगी, जैसे एक बच्चे ने जन्म लिया, जब हम उसको स्क्रीनिंग प्रोसीजर से निकाल रहे हैं, सभी प्रकार की जांचें कर रहे हैं, तो सारे टेस्ट में वो पास हो रहा है, लेकिन उसका जो हार्ट रेट है यानी दिल की धड़कन, जो ईसीजी हुआ, उसमें समस्या आई और बच्चे के श्रवण शक्ति यानी हियरिंग सेंसिटिविटी में समस्या आई, तो हम बच्चे को तुरंत फिर माँ को दे देते हैं। 2-3 दिन बाद हम फिर से उसका असेसमेंट करते हैं। अगर वो अस्पताल में ही है तो ठीक है, नहीं है तो हम घर से उसके बाद पेरेंट्स को बुलाते हैं। उसके बाद हम फिर से उन्हीं दोनों की जांच करते हैं। उन दोनों में सपोज दूसरी बार में हमारा हार्ट रेट जो है ईसीजी वो सही आ गया, क्यों आया वो मैं आगे डिस्कस करूंगी, और हियरिंग सेंसिटिविटी में फिर भी दिक्कत आ रही है, तब हम डॉक्टर को अब लिखेंगे, तब हम उसको हियरिंग स्पेशलिस्ट जो है हमारे ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास भेजेंगे कि कृपया इस बच्चे के कानों की पूर्ण जांच करें, क्योंकि 2 बार ये समस्या स्क्रीनिंग में आ चुकी है। तब वो जो ऑडियोलॉजिस्ट है उसका पूरा प्रॉपर हियरिंग असेसमेंट करेगा, जो बेरा टेस्ट होता है छोटे बच्चों का किया जाता है वो करेगा। अब मैं ये बोल रही हूँ कि सेकंड कंडीशन में हियरिंग ईसीजी अच्छा क्यों आ गया, हार्ट रेट सही क्यों आया, जब बच्चा जन्म लेता है तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं कि कई बार होता है वो सही से नहीं हो पाए, सही प्रॉपर तरीके से ट्यूल्स फिटिंग नहीं हो पाई, बहुत सारी समस्याएं होती है जिसकी वजह से वो पास नहीं हो पाता है। तो दूसरी बार में करने में अगर समस्या नहीं है तो वो सफल हो जाता है, वो पास हो जाता है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। जब डायग्नोस्टिक असेसमेंट हो गया, हमें पता चल गया, डॉक्टर ऑडियोलॉजिस्ट ने बता दीजिए आपके बच्चे को सीवियर टू प्रोफाउंड लॉस है, जिनके लिए ये टर्म नया उनको मैं बता दूं, समझ लीजिए बच्चे में 90% से 100% तक की समस्या है, तो अब वो तुरंत रिपोर्ट देके नहीं बैठ जाएगा। फिर ऑडियोलॉजिस्ट का काम है कि वो प्रॉपर गाइडेंस, काउंसलिंग, परामर्श देगा कि इस श्रवण दोष के लिए आप बच्चे को हियरिंग एड लगवाइए, श्रवण यंत्र जो कि सुनने में सहायता करता है, या कॉक्लियर इम्प्लांट, एक सर्जरी के माध्यम से जो मशीन फिट की जाती है जो कि जिस ध्वनियों को सुनने में सहायता प्रदान करती है वो करवाइए। उसके साथ ही साथ बच्चे को वाणी व भाषा का प्रशिक्षण, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी भी आवश्यक है, वो भी बताएगा। इसके बाद ये पेरेंट्स का काम है, क्यों नहीं ये चीजें कंटिन्यू करनी है कि नहीं करनी, ये पूरा एरिया किसमें आ गया, अर्ली इंटरवेंशन। तो इस तरीके से अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना है, स्क्रीनिंग हो गई, डायग्नोस्टिक जो मैंने आपको बताया, स्क्रीनिंग के बाद हम डायग्नोस्टिक जो प्रॉपर असेसमेंट करते हैं वो करेंगे। अच्छा, एक चीज और होती है हाई रिस्क रजिस्ट्री।
जब बच्चा जन्म लेता है तो कुछ एक लक्षणों का समूह होता है, बच्चा उनमें से कोई भी लक्षण फॉलो करता है तो उसको हाई रिस्क बेबी बोलते हैं, यानी ये बच्चा रिस्क फैक्टर पे है, इसको विकलांगता होने की या किसी गंभीर समस्या होने की संभावना हो सकती है। यहाँ पे श्योरिटी नहीं है कि अगर बच्चे के अंदर उस रिस्क फैक्टर या उस सूची में से कोई भी एक चीज है तो मतलब वो बहरा होगा ही, या उसको सुनने में समस्या होगी ही, या उसको बुद्धि की समस्या, नहीं, संभावना हो सकता है, रिस्क फैक्टर है। हम बोलते हैं ना ये चीज करने में यार बड़ा रिस्क है, वो रिस्क फैक्टर होता है। जैसे हाई रिस्क में क्या क्या हो सकता है, जैसे माता पिता या सगे संबंधियों में कोई समस्या रही हो, माता पिता का आपसी रिश्ते में विवाह हुआ हो, माता को बच्चे को जब उसने धारण किया था गर्भ धारण के समय किसी भी प्रकार का बुखार या कोई इस तरीके की समस्या हुई हो जिससे संभावना बढ़ जाती है, बच्चा ऑपरेशन से हुआ हो या जन्म के तुरंत बाद रोया ना हो, डिलेड क्राई, बर्थ एस्फिक्सिया, यानी जन्म के समय बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो, बच्चे को जन्म के पश्चात किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या कान नाक गले का कोई संक्रमण या उसके मस्तिष्क शरीर की बनावट में कुछ अंतर होना जो सिंड्रोम्स में पता चलता है, RH इनकम्पैटिबिलिटी यानी माँ बाप और माता और बच्चे का जो ब्लड है, ब्लड ग्रुप वो अलग होना, और इस तरीके से परिवार में किसी को होना, इस तरीके की जेनेटिक अगर कोई समस्या है, तो ये सारे जो बच्चे हैं वो हाई रिस्क में रखे जाते हैं। जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये सारे ऑलरेडी हमने कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी की वीडियो में डिस्कस कर रखा है। तो उनमें से अगर कोई भी लक्षण है तो ऐसा हो सकता है कि बच्चे को फ्यूचर में या भविष्य में विकलांगता होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इनका टेस्ट अर्ली आइडेंटिफिकेशन तो करना बहुत जरूरी है, इनकी तो जांच करना अत्यंत आवश्यक है कि भाई अगर समस्या है तो पहले ही पता चल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हाई रिस्क रजिस्ट्री हो गई। उसके बाद एक और पॉइंट आता है अवेयरनेस। मैं एक अभी आगे हम एक डिस्कस करेंगे स्पेशल एजुकेटर का रोल क्या होता है, उसमें कहीं ना कहीं सबसे पहला रोल आता है अवेयरनेस या जागरूकता। जागरूकता किनको फैलानी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिनके घर में विकलांग बच्चे उन्हीं को देनी है, जिनके नहीं उनको और देनी है क्योंकि उनको भविष्य में होने वाली है। ठीक है, तो जागरूकता का तात्पर्य ये है कि आप सिर्फ निगेटिव पॉइंट ही नहीं बताओगे ये करो, नहीं करोगे तो विकलांग, नहीं, आपको बताने क्या चीजें करनी है। और अगर आपको लगता है कि आप ये सारी चीजें नहीं कर पा रहे हो और बच्चे में आपको जरा सा भी संभावना लगती है कि कोई समस्या है, या बच्चा, मैंने आपसे डेवलपमेंटल चार्ट जो विकास का मैंने बताया था आपको, और अगर नहीं है तो मेरे फेसबुक पेज पे जाइए, वहां पे मैंने CDC की एक लिंक भी फॉरवर्ड की हुई है, उसमें आप जब लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको पूरा डेवलपमेंटल चार्ट मिलेगा 0 to 5 years का, जिसमें आपके चारों डेवलपमेंट होंगे, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। तो जब आप देखो कि बच्चा उस विकास की दर से थोड़ा धीमा हो रहा है या आप सही से फॉलो नहीं कर पा रहे, तब आप तुरंत उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ कि नहीं मेरे बच्चे में कुछ समस्या लग रही है। तो ये अवेयरनेस या ये तुरंत माइंड में स्ट्राइक कैसे करेगा, जब आपको अवेयरनेस होगी कि अगर मेरा बच्चा सामान्य बच्चों जैसे व्यवहार नहीं कर रहा है, या सामान्य बच्चों की दर से चल फिर नहीं रहा है, या सामान्य बच्चों जितना बोल नहीं रहा है, यानी उसमें कोई समस्या हो सकती है। ऐसा नहीं कि समस्या है ही है, हो सकती है, तो आप तुरंत उसकी जांच करवाइए। क्या है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन। और ये अवेयरनेस जागरूकता आपको किसको फैलानी है, जन समूह को, आसपास के लोग हैं, जितनी माताएं बहनें हैं उनको फैलानी है। उसके साथ ही साथ आपके जो प्रोफेशनल्स है, देखिए रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बहुत सारे कोर्सेज को चलाता है, ये पूरा एक तरीके से हमारी पूरी एक दुनिया है। तो हर एक रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल जो पुनर्वास कर्मचारी है उसका अपना एक महत्व है। कोई कान देख रहा है, कोई नाक देख रहा है, कोई चलने फिरने को देख रहा है, तो कोई बच्चे की शिक्षा पे ध्यान दे रहा है, तो ये सबका अपना एक महत्व है। लेकिन हमारे पूरे रिहैबिलिटेशन में और क्या क्या चीजें उनकी जानकारी रखना भी अत्यंत आवश्यक है। तो सिर्फ पब्लिक को ही नहीं, जन समूह को ही नहीं, प्रोफेशनल्स को भी अवेयर करना अत्यंत आवश्यक है। कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कभी भी कोई विकलांगता किसी एक क्षेत्र को प्रभावित नहीं करती, वो शरीर के कई क्षेत्र को प्रभावित करती है। लेकिन हमारे रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल ज्यादातर एक क्षेत्र के साथ काम कर रहे हैं, और या फिर वो अन्य लोगों के साथ, अन्य रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल के साथ कोलैबोरेशन में काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं। तभी वो रेफरल वाली बात मैंने आपको पढ़ाई थी कि वो रेफर करते हैं दूसरों के पास। तो ये इसलिए किया जाता है, जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ, एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा, श्रवण बधिर बच्चा है, तो अब वो थोड़ा बड़ा हो गया है, उसको क्लास में पढ़ने में समस्या हो रही है क्योंकि वो इंटीग्रेटेड सेशन में, तो वहां लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको एक साइकोलॉजिस्ट की भी बहुत जरूरत है। तो सिर्फ स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट ही उसके साथ काम नहीं करेगा, एक साइकोलॉजिस्ट भी करेगा। उसको कुछ सब्जेक्ट्स को पढ़ने लिखने, गणित के प्रश्नों को हल करने में दिक्कत होगी, तो कहीं ना कहीं उसका स्पेशल एजुकेटर भी हेल्प करेगा।
तो ये पूरा हमारा एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है, हम एक टीम में काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल्स को भी इसकी जानकारी देना अत्यंत आवश्यक है। तो हमने अब तक क्या क्या डिस्कस कर लिया कि बेसिकली क्रिटिकल एज क्या है, उसका क्या महत्व है, शीघ्र पहचान क्या होती है, क्यों जरूरी है, शीघ्र पहचान के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, या शीघ्र पहचान हम किन की करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है पॉइंट शीघ्र हस्तक्षेप या अर्ली इंटरवेंशन। जब हमने जांच कर ली, हमें पता चल गया हमारे बच्चे को इतना हियरिंग लॉस है, अब हम उसका ट्रीटमेंट क्या शुरू करेंगे। तो बेसिकली ट्रीटमेंट करने के 3 मॉडल्स हैं। पहला है होम बेस्ड, देन है सेंटर बेस्ड, देन है मिक्स्ड। होम बेस्ड नाम से पता चल रहा है गृह आधारित हस्तक्षेप कार्यक्रम। घर पे कैसे, आपको भी पता है कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और उसी जनसंख्या के हिसाब से विकलांगता या विकलांग लोगों की भी जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन उनके लिए कार्य करने वाले विशेष लोग, स्पेशल प्रोफेशनल्स, रिहैब प्रोफेशनल्स की बहुत कमी है। इवन हमारे देश के आज भी बहुत सारे ऐसे स्थान है जहाँ पे एक भी रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल नहीं है, कि चलो एक हो तो वो कहीं ना कहीं कोई तो जानकारी देगा, लेकिन एक भी नहीं है। तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में ये करना है कि घर जा जाके जागरूकता फैलानी है। तभी तो हमारे कम्युनिटी बेस्ड हमारा एक टॉपिक भी होता है समुदाय आधारित पुनर्वास। तो एक क्षेत्र में जाइए, वहां लोगों से पूछिए कि क्या आपके घर में कोई इस तरीके से समस्या वाला है, या आपके घर में कितने बच्चे हैं, वो उनकी विकलांगता उनके विकास की दर कैसी चल रही है, अगर लेट है तो आप जांच करवाइए। तो बेसिकली गृह आधारित में क्या होता है, हम घर जाके बच्चे का हस्तक्षेप करते हैं। इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। तो घर आधारित हस्तक्षेप कार्यक्रम में सबसे पहले क्या होता है, घर के सभी सदस्य उसमें पूरी सहभागिता दिखाते हैं। मामा, चाचा, फूफा जो बेसिकली रहते हैं, आजकल तो एकल परिवार है, ज्यादा लोग नहीं रहते, लेकिन अगर जिनका है परिवार बड़ा, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के डेवलपमेंट, विकास में पूरा परिवार सहभागिता दिखाता है। बच्चा घर में ही उपस्थित जो सामान है उनसे सीखता है, और उसकी माँ ज्यादातर, क्योंकि माँ ही बच्चे के साथ ज्यादा समय व्यतीत करती, माँ, चाची, दादी जो भी हैं, तो वो उसके साथ रहती हैं और वो ये देखती हैं कि प्रोफेशनल या प्रशिक्षक जो हम हैं, हम किस तरीके से बच्चे को सिखा रहे हैं, उस सामान का हम किस तरीके से, पहले तो वो आश्चर्यचकित होती है कि अच्छा राजमे, चने और इनको एक साथ इकट्ठा करके अलग अलग करवा के भी बच्चे से कोई क्रिया कराई जा सकती है। वो तो पहले आश्चर्यचकित होती है कि अच्छा इस तरीके से मैं बच्चों को कुछ सिखा सकती हूँ। पहले तो आप उनको बताते हो, उसके बाद आप उनके सामने बच्चों के साथ वो क्रिया करते हो, तो वो बड़े ही कह सकते हो आप इंटरेस्ट के साथ, बहुत ही रोचकता के साथ उसको देखती हैं। और फिर बाकी बचे जो 23 घंटे हैं, उसमें 23 घंटों में जितनी देर भी बच्चा सोता है, करता है, बाकी टाइम वो उस बच्चे को क्रिया कराती है और पूरे इंटरेस्ट के साथ कराती है, क्योंकि उनका एक भी पैसा खर्च नहीं हो रहा, उनको घर पे ही आपने सिखाया है। एक कह सकते हो ना पर्सनल एनवायरनमेंट, एक व्यक्तिगत उनका माहौल है जिसमें वो अच्छे से सीख रही हैं, तो वो पूरी रुचि लेती हैं, पूरा इंटरेस्ट लेती हैं। उसके साथ ही साथ बच्चे घर के सामानों से सीखते हैं, तो उसको लर्निंग में ज्यादा समय, क्योंकि वो सामान उसके सामने पढ़ते रहेंगे तो जल्दी सीखता है। कहीं ना कहीं पूरा परिवार सहभागिता लेता है तो विकास की दर भी बढ़ती है। अब हानि क्या हो सकती है, हम सारा सामान तो लेके नहीं जा सकते बच्चे के घर पे, या कुछ मशीन्स हैं, कुछ टूल्स हैं जो हमारे सेंटर पे ही अवेलेबल है, वो हम लेके नहीं जा सकते। नेक्स्ट, रोज एक प्रोफेशनल घर जाके ट्रेन नहीं कर सकता, क्योंकि और भी पेशेंट्स हैं जिन्हें उसे देखना होता है। नेक्स्ट, कहीं ना कहीं माता पिता को ये लगने लगता है कि सिर्फ हमारे बच्चे में इतनी दिक्कत है, हमारे बच्चे में ये हो गया, क्यों हमारे साथ ऐसा हो गया। कहीं ना कहीं एक नकारात्मकता आती है, क्योंकि उनको और दुनिया का पता ही नहीं है, वो अपने बच्चे तक ही सीमित हो गए। तो ये सारे इसके निगेटिव पॉइंट्स आते हैं। नेक्स्ट आता है सेंटर बेस्ड, यानी किसी एक केंद्र आधारित का एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे आप जिन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हो, अगर वहाँ पे प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं, वहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है, तो अपने सेंटर्स को दिमाग में रखो, या जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको दिमाग में रखते हैं। तो बेसिकली केंद्रों पे क्या होता है, केंद्र आधारित में क्या होता है कि एक सेंटर जहाँ पे सारे टूल्स अवेलेबल हैं, सारी बच्चे के लिए जितनी भी आवश्यक सामग्रियां वो उपस्थित हैं, कई एक से अधिक स्पेशलिस्ट है वहाँ पे, खाली एक स्पीच पैथोलॉजिस्ट नहीं है, वहाँ साइकोलॉजिस्ट भी है, स्पेशल एजुकेटर भी है, वहाँ पे क्या कह सकते हो कि फिजियोथेरेपिस्ट भी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी है, वहाँ सारे लोग हैं। क्योंकि बच्चे में एक से ज्यादा समस्या है, उसको कई लोग मिलकर ठीक करेंगे, तो वो सारे एक ही जगह मिल जाते हैं, बच्चे को सारे टूल्स मिलते हैं। उसके साथ ही साथ माता पिता अन्य बच्चों से भी मिलते हैं कि अच्छा हमारे बच्चे के अलावा भी कई बच्चे जिनको समस्याएं हैं,
तो कहीं ना कहीं एक उनमें उत्साह बढ़ता है, मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, हमें भी अपने बच्चे के साथ मेहनत करनी। वो अपना समय अन्य बच्चों के माता पिता के साथ बातचीत करने में समय बिताते हैं, उनसे भी डिस्कस करते हैं, नई नई जानकारियां प्राप्त करते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं बच्चे को काफी अच्छे से ट्रीटमेंट कराया जाता है, क्योंकि सेंटर है तो वहाँ पे सारी सामग्रियां होंगी। तो ये इसके फायदे भी हैं, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। अब घर में सिर्फ 2 लोग हैं, माँ और बाप। माँ घर में खाना बना रही है, बच्चों को, बाकी बच्चों को देख रही है, पिता नौकरी पे जा रहे हैं, तो बच्चों को लेके सेंटर कौन जाएगा? और अगर पिता रोज रोज लेके जा रहा है तो वो रोज आमदनी जो कमा रहा है वो उसका नुकसान होगा, वो रोज छुट्टी नहीं ले सकते। तो ये सारी कहीं इसकी समस्याएं भी हैं, लेकिन इसके फायदे भी हैं। थर्ड आता है मिक्स्ड मॉडल। नाम से पता चल रहा है मिश्रित है, तो ये सेंटर बेस्ड और होम बेस्ड का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि 10-15 दिन के समय सीमा में एक बार माता पिता बच्चे को लेकर सेंटर पे आ जाते हैं, जहां पे उनको होम बेस्ड प्रोग्राम बना के दिया जाता है, जिसमें सारी एक एक क्रियाएं करके प्रोफेशनल दिखाता है और बोलता है कि आपको घर पे ये क्रियाएं, तो एक पूरा 3-4 पन्नों का चार्ट बना के देता है कि ये क्रियाएं आपको घर पे करानी है। साथ ही साथ 15-20 दिनों पे एक फॉलो अप करने के लिए, एक राउंड करने के लिए वो प्रोफेशनल उसके घर भी जाता है, ये देखने के लिए कि घर में किस तरीके का माहौल है, किस तरीके से बच्चे को सिखाया जा रहा है, और मैं जो काम करा रही हूँ उसमें कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना विकास हुआ बच्चे में, ये देखने के लिए। तो हमने 3 मॉडल्स डिस्कस किए अर्ली आइडेंटिफिकेशन के, होम बेस्ड, सेंटर बेस्ड एंड मिक्स्ड। अब आता है पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन का। ये ध्यान रखिए, कई बार सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन में परिभाषा पूछ ली जाती है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्या है, स्क्रीनिंग क्या है, अर्ली इंटरवेंशन क्या है। कई बार 5 नंबर के क्वेश्चन में होम बेस्ड या सेंटर बेस्ड पे टिप्पणी लिखने को आ जाता है, और कई बार 10 नंबर में पूरा क्वेश्चन आता है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्या है, अर्ली इंटरवेंशन क्या है, इसके मॉडल्स का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, मैंने सोचा था ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी, मैं जितने भी टॉपिक डिस्कस करती हूँ वो स्पीच एंड हियरिंग साइंसेस से रिलेटेड है, साथ ही साथ डिसेबिलिटी से भी रिलेटेड है। आपका पेपर नंबर 1 जितने भी डिप्लोमा है, जो रिहैबिलिटेशन फील्ड के डिप्लोमा है, उनमें डिसेबिलिटी का पेपर है ही है, और उसमें ये सारे टॉपिक्स आते ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिप्लोमा इन HI या डिप्लोमा इन ID के लिए ही मेरे सारे टॉपिक्स हैं। मेरे जितने भी टॉपिक्स स्पीच से रिलेटेड हैं, तो थेराप्यूटिक्स आपका एक सब्जेक्ट है, थेराप्यूटिक्स का, वो सभी में है कि स्पीच के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, इन बच्चों का स्पीच कैसा होता है, कैसे कराएं, वो एक टॉपिक। दूसरा डिसेबिलिटी। तो हियरिंग के टॉपिक्स को अगर साइड में रख दें, तो हियरिंग का टॉपिक्स बेसिकली HI वालों के लिए, लेकिन बाकी सारे टॉपिक्स मेरे सभी प्रकार के डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है। तो जितना ज्यादा हो सके, अगर आपको लगता है आपका कोई भाई या कोई बहन इस तरीके का कोई कोर्स कर रहा है, तो उनको प्लीज मेरी वीडियो फॉरवर्ड करो, शेयर